अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन्स की ये 9th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेंजीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि वो एरोमेटिक होता है या फिर रेजोनेंस शो करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। साथ ही साथ उसके कुछ 4-5 मेथड्स पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, देन उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको ईजी हो। तो सबसे पहले जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेंजीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इसका जो होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर मतलब इसका स्पेशल स्मेल होती है, इसमें से स्मेल आती है जिसको सबसे सारे और कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब हम स्मेल करके बता सकते हैं कि ये बेंजीन है कि नहीं, इसका कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें उसके नेचर की, तो ये जो होता है नॉन पोलर नेचर का होता है। बेंजीन जो होता है नॉन पोलर नेचर होता है इसमें। ठीक है, हाईली अनसेचुरेटेड होती है क्योंकि 3 डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये सारी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये हाईली अनसेचुरेटेड होते हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में, अगर हायर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो सॉलिड के फॉर्म में भी पाई जाती है। वैसे जनरली बेंजीन हमको कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में मिलती है। एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब डिज़ोल्व की बात आई है तो एक बात समझ लीजिए कि ये इनसॉल्यूबल इन वाटर होती है क्योंकि इसका नेचर जो है नॉन पोलर है और वाटर जो है हमारा पोलर नेचर का होता है, तो ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी, वरना और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये थी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि अगर हम बेंजीन को बर्न करते हैं तो वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होती है। ठीक है, सूटी फ्लेम का मतलब यही होता है कि हमको थोड़ा सा येलोइश टाइप की फ्लेम मिलेगी और इसमें हमको स्मोक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनसेचुरेशन प्रेजेंट होता है। अब बारी आती है इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम स्टार्ट करेंगे तो इनके केमिकल बिहेवियर के बारे में समझेंगे। कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम समझना है, वही सारी जो हैं अक्सर जो है रिपीटेड रहती हैं प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सब जानते ही हैं, जैसा कि इनऑर्गेनिक में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक में उसको सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ना हेलोजिनेशन के साथ। ठीक, हेलोजिनेशन में यहाँ पर हम लोग हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे, यानी X2। अब यहाँ पर जैसे कि हम Br2 ले सकते हैं या फिर Cl2 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गई बेंजीन, हमने ले लिया X2 कोई भी हेलोजन। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन जो है ये लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो जनरली जो है AlCl3 या फिर FeBr3 वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ये लेविस एसिड होती हैं जो इस रिएक्शन को कराती हैं। और ध्यान रखना है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये रिएक्शन डार्क में होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट में होगा ना तो X2 जो है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ दूसरा रिएक्शन होने लगेगा अगर ये लाइट में हुआ तो। ठीक है, इसीलिए हम इसको किस में कराएंगे, डार्क में कराएंगे। और नियरली 310 से लेकर 320 केल्विन के आसपास हम टेम्परेचर रखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमको मिल जाता है हेलोबेंजीन और बाई प्रोडक्ट उसका हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे HX। ये कहलाता है हमारा हेलोबेंजीन के लिए, या इसी को हम लोग हेलो एरीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमको देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें कोई ऐसी बेंजीन लें जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया एक बेंजीन जिसके ऊपर CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और हमने इसका रिएक्शन कराया क्लोरीन से। अब क्लोरीन है तो यहाँ पर हमको चाहिए एक लेविस एसिड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड ले रहे हैं एनहाइड्रस फॉर्म में। डार्क में ये रिएक्शन होगा, अंधेरे में 300 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा टॉलुइन तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज़, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लग जाएगा या फिर इसके पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लग जाता है। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इनमें एक मेजर होता है, ये वाला ज़्यादा बनता है और ये वाला माइनर होता है।
ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड जो होता है वो माइनर होता है, ठीक है। ये कम बनता है और पैरा सब्सटीट्यूटेड ज़्यादा बनता है। जैसे हम लोग पोजीशंस ऑफ बेंजीन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोई पोजीशन है, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, इसके जस्ट बगल वाली ये दोनों पोजीशन जो है ऑर्थो कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो दोनों पोजीशंस होती हैं वो मेटा कहलाती हैं, और एकदम नीचे जो सामने होती है यानी ग्रुप के सामने वाली वो पैरा कहलाती है, ठीक है। अब ये पोजीशन अकॉर्डिंग टू ग्रुप चेंज होती है। मान लीजिए अगर ग्रुप यहाँ लगा हुआ हो तो पैरा पोजीशन यहाँ आ जाएगी, ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो पैरा पोजीशन यहाँ आ जाएगी। इस तरह से पोजीशन चेंज होती रहती है। तो सब्सटीट्यूशन में हमने देखा क्या कि बेंजीन जो है चाहे सब्सटीट्यूटेड हो चाहे प्लेन बेंजीन हो, दोनों में हम लोग सब्सटीट्यूशन करा के हैलोजेंस को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली जो है सल्फोनेशन रिएक्शन भी होता है। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सल्फोनेशन रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। हम सिंपली क्या करते हैं, एक बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। बेंजीन का रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 से। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड ली जा रही है ये थोड़ी सी गर्म करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो टेम्परेचर हम ले जाते हैं 330 केल्विन पर। तो ये फ्यूमिंग होने लगती है। इसमें फ्यूमिंग का मतलब H2SO4 जो है फ्यूम्स निकालने लगते हैं, उसमें से भाप जैसा निकलने लगता है। तो यहाँ पर हमको मिल जाती है SO3H सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, जिसको हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और हम लोग नॉमेनक्लेचर में इस बेंजीन के बारे में नाम इसका लिखना सीखे थे। ये हो जाएगा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रेशन रिएक्शन भी होता है। सल्फोनेशन में हमने ऐड किया SO3H, नाइट्रेशन में हम ऐड करेंगे NO2, ठीक है। सल्फोनेशन में हमने ऐड किया था SO3H और यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, NO2 ऐड करेंगे। NO2 ऐड करने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, हमने बेंजीन लिया, साथ में हम लेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और थोड़ा सा 2-3 ml हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लेते हैं इस रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए, ठीक है। नॉर्मली ये 323 केल्विन के आसपास टेम्परेचर पर ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि बेंजीन जो होती है वो सब्सटीट्यूशन करके NO2 बना लेती है, ठीक है। इसका नाम पड़ जाता है नाइट्रोबेंजीन, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। और साथ में बाई प्रोडक्ट हमको क्या देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली वही HNO3 जो है OH- और NO2+ में टूटता है, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल बनती है और वो जाके सब्सटीट्यूट करता है। ये सारी प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। इसके बारे में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रेशन में NO2 रिप्लेस होता है। इसके बाद जो आता है वो आता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे हमने कितना पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा हाइलोजिनेशन, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा सल्फोनेशन, देन उसके बाद हमने पढ़ा नाइट्रेशन, देन लास्ट में हमारे पास आ जाता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम से, बल्कि 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो 2 तरीके से होता है, एक एल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन होता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एक एल्काइलेशन होता है जिसको फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं, और एक होता है एसाइलेशन जिसको हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एल्काइलेशन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो हम क्या देखते हैं कि बेंजीन जो है किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करती है। तो एल्काइल हैलाइड का मतलब RH, ठीक है। R एल्काइल हो गया और X मतलब हेलोजन, ये हो गया हमारा एक एल्काइल हैलाइड। तो बेंजीन जो है क्या कर रही है, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर रही है। यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो अगेन लेविस एसिड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है एल्काइल सब्सटीट्यूटेड बेंजीन मिल जाती है। हमको क्या मिल जाती है, एल्काइल सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अब जैसे मान लीजिए CR की जगह हमने मिथाइल ले लिया यानी CH3 ले लिया, तो हमको मिथाइल बेंजीन मिल जाएगी। अगर हमने C2H5 ले लिया तो हमको इथाइल बेंजीन मिल जाएगी। इस तरह से इस वाली बेंजीन को हम लोग बोलते हैं एल्काइल सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, ठीक है ना। ये रिएक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने हेलोजन में X लिया है तो हम क्लोरीन बना सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, मतलब आयोडीन भी लगा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को। लेकिन आयोडीन में ध्यान रखना होगा कि रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगा, क्योंकि HI बन जाता है ना। अगर हम यहाँ आयोडीन ले लेंगे तो ये HI बन जाएगा, और HI जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। HI जो है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि बेंजीन को इतना रिड्यूस कर देता है कि वो हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को उल्टा जाने से, रिड्यूसिंग रोकने के लिए इस
जब भी HI का यूज़ करेंगे तो साथ में हम एक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों एक दूसरे का एक्शन को कैंसिल आउट कर देती है, तो हमको एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की अगर हम बात करें तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमको 2 तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे 2 तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो होता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसिड हैलाइड को। ठीक है, वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एसिड हैलाइड, जिसको हम RCOX के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक, एसिड हैलाइड या इसको हम लोग एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नॉमेनक्लेचर में पढ़े थे RCOX के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ सिंपली बेंजीन लिया है। ठीक है, हमने किसी भी एसाइल हैलाइड से रिएक्शन करा दिया, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे RCOX। ठीक है, इसको हम एसिड हैलाइड भी बोलते हैं। क्लोरीन ले लेंगे तो एसिड क्लोराइड बोलेंगे। ये हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हेलोजन हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली क्लोरीन ही का लिया जाता है और रिएक्शन कराने वक्त हम इस्तेमाल करेंगे AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में। ठीक है, मतलब इसमें वाटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है एक ऐसी बेंजीन जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, ये मिल जाता है। हम इसको फिनोन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिनाइल भी है और कीटोन भी, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, फिनोन। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट हमारा HX हो जाएगा। तो इस तरह से एसाइलेशन रिएक्शन होता है। इसमें हम लोग एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं। हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया एसिड हैलाइड। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसा होता है, तो एनहाइड्राइड हमको ये इस तरह से, ठीक है, होता है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं RCO2O करके। ठीक है, इसको नाम दिया गया है एनहाइड्राइड। तो एसाइलेशन में 2 तरह के रिएक्शंस आते हैं, एक एसिड हैलाइड से रिएक्शन होता है और एक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होता है। तो अगर हम बेंजीन का एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगेन वही फिनोन फिर से मिल जाता है। ठीक है, वही फिनोन जो है क्या होता है, फिर से मिल जाता है हमको, मगर इस बार जो बाई प्रोडक्ट है वो डिफरेंट रहेगा। कंडीशन सारी सेम रहेंगी। ठीक है, कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर हमको फिनोन देखने को मिलेगा बाई प्रोडक्ट, मतलब दोनों में सेम प्रोडक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलती है, RCOOH। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड और बेसिकली कीटोन का मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये हमारा फिनोन हो गया और ये हो गई हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमारा एसाइलेशन रिएक्शन होता है। एक जो होगा वो एनहाइड्राइड के साथ होता है और एक जो होता है हमारा एसिड हैलाइड के साथ। तो फ्राइडल क्राफ्ट में ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें हम तमाम तरह के एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप चेंज करते जाएँ, हेलोजन्स चेंज करते जाएँ, तो हमको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल 4 मेथड्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन करने के। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारे पास वो आता है एडिशन रिएक्शन। बेंजीन में एडिशन रिएक्शन भी पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास वहाँ अनसेचुरेशन है, तो ऑब्वियस बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई ना कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स वहाँ पे ऐड हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा, एडिशन रिएक्शन जो है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होते हैं। ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, टेम्परेचर भी हाई और प्रेशर भी हाई, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस या एक्सट्रीम कंडीशन मतलब। ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है, इसको एक्सट्रीम कंडीशन पे ले आके किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करें, हम इसमें सिंपली बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, बेंजीन ले लिया हमने इसका रिएक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया रेने निकल के प्रेजेंस में। रेने निकल मतलब पाउडर्ड फॉर्म में निकल रहेगा, हाईली एक्टिव होता है, रिडक्शन करने में हेल्प करता है और टेम्परेचर हम ले जाते हैं लगभग 523 केल्विन के आसपास। तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेन में। मतलब हुआ क्या, जितने भी डबल बॉन्ड थे सब पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो 3 डबल बॉन्ड है तो 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए इसे 3 कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन में हमने देखा क्या कि यहाँ पे अनसेचुरेशन ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अनसेचुरेशन से सेचुरेटेड हो जा रहा है कंपाउंड। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब एक्सट्रीम कंडीशन हो। तो एक्सट्रीम कंडीशन में हमने बताया क्या कि 523 केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसी तरह हम ना बेंजीन का रिएक्शन चाहें तो क्लोरीन के साथ भी करा सकते हैं। 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन ले लेंगे। ठीक, टेम्परेचर जो है 500 केल्विन और इसको हम सनलाइट में ले जाएंगे, मतलब यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हर एक पोजीशन पर क्लोरीन ऐड हो गया, यहाँ पर भी, इधर भी,
इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। ये एक्सट्रीम कंडीशन में हो रहा है, 500 केल्विन पर हो रहा है, ठीक है। ये जो बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं BHC, या फुल फॉर्म्स का होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या कॉमनली नोन एज गेमेक्सेन। ये एक तरह से ना मतलब समझ लिए कि फार्मर्स इसका यूज़ करते हैं। ये एक तरह का पेस्टिसाइड होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है खेतों वगैरह में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। ये दोनों बहुत कॉमन एडिशन रिएक्शन है। हाँ, याद रखना है ड्रास्टिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा टाइप का रिएक्शन जो बेंजीन हमारा शो करती है केमिकल प्रॉपर्टी, वो है ऑक्सीडेशन। बेंजीन ऑक्सीडेशन भी शो करती है, ठीक। अब ऑक्सीडेशन भी कई तरह से शो करती है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें, तो हमको पता है सबको कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाएगा बेंजीन का, तो बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न कर देंगे तो ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हमको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इंथैल्पी होती है, कंबशन इंथैल्पी, वो लगभग 3000 किलो जूल पर मोल होती है। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है यहाँ पे जब हम बेंजीन को बर्न करते हैं, तो ठीक है। इसको हमको बैलेंस करने के लिए आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वैसे हमको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। इसी तरह अगर हम लोग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें, तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब हम एकदम स्पेसिफिक कैटलिस्ट वगैरह लगा के करें। तो बेंजीन का अगर हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर मान लीजिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड के फॉर्म उसमें, और टेम्परेचर रखते हैं 773 केल्विन, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। मैलिक एनहाइड्राइड कुछ इस तरह का होता है, CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये एक तरह का कंपाउंड होता है जो कि एनहाइड्राइड फॉर्म में होता है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होते हैं। इसका फर्दर यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारे मेडिसिनल पर्पज़ में, और एज अ सॉल्वेंट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है मैलिक एनहाइड्राइड का। तो यहाँ पर हम जब कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट है ओजोन के साथ रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन का ओजोन के साथ रिएक्शन, ओजोन यानी O3 के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ना बेंजीन लेंगे और इसका रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ। ओजोन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो हम एक ही कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो है CH2Cl2, और टेम्परेचर रखते हैं काफ़ी कम, 196 केल्विन पर। तो यहाँ पे जो ओजोनाइड बनता है बेंजीन का, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए कैसा बनेगा, CH होगा, CH, यहाँ पर ऑक्सीजन कुछ इस तरह से, और एक पर ऑक्साइड लिंकेज के साथ ये, फिर यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर ऑक्साइड लिंकेज, यहाँ आया CH, ठीक है। जैसे ये है वैसे ये भी है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज है। फिर यहाँ पे एक CH होगा, फिर हमको यहाँ पे एक परऑक्साइड लिंकेज मिलेगा, एक परऑक्साइड लिंकेज मिलेगा, उसके बाद CH होगा, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, इस तरह से, और एक सिंगल बॉन्ड ये बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन ओजोनाइड, या सिर्फ ओजोनाइड भी कह सकते हैं इसको, जो कि बना है बेंजीन की वजह से, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसको सही कर देते हैं, ओजोनाइड, बेंजीन ओजोनाइड, ठीक है। इसके बाद हम इसका जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये टूट के ग्लाइकोसॉल में कन्वर्ट हो जाता है, C हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O C, ये इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसॉल, और ये 3 मोल्स बनते हैं, ठीक है। ये इसका नाम होता है ग्लाइकोसॉल, स्पेशल टाइप का कंपाउंड है ये। तो ये हो जाता है हमारा ओजोनोलिसिस करने पर बेंजीन की। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। अगर प्लेन ऑक्सीजन में करेंगे तो इस तरह से होगा, इसी रिएक्शन को हम लोग कंबशन भी बोल देते हैं, ठीक है। बेंजीन पेंटॉक्साइड के फॉर्म के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करती है तो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, और ओजोन के साथ करती है तो ग्लाइकोसॉल बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन के अंडर में पढ़ते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेंजीन शो कर रहा था। सबसे पहले हमने देखा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जहाँ पर हमने समझा कि सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या देखा। सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा सबसे पहले आपका हैलोजिनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, उसके बाद फिर सल्फोनेशन, ठीक।
फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक और लास्ट में फ्राइडल क्राफ्ट। फ्राइडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा। देन उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन और लास्ट में हमने पढ़ा इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो 3 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी बेंजीन की सिलेबस में मेंशन की हुई है। वैसे तो सारे कंपाउंड बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, लेकिन ये 3 मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिनको डिस्कशन किया गया, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और ऑक्सीडेशन। अब कुछ इनके यूज़ की बात कर लें तो सबको पता है बेंजीन जो है एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। इसके अलावा डाइज वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जो कलर्स होते हैं वो, कई सारे मेडिसिन ड्रग्स वगैरह भी बनाने में। इसके अलावा परफ्यूम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ एक्सप्लोसिव चीज़ें बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम लोग बेंजीन को ना पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए। तो ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है कि कैसा फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है, वो सब चीज़ें। तो बेंजीन को ब्लेंडिंग किया जाता है, जैसे आजकल इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है, तो बेंजीन की भी ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल के साथ। तो ये सारे इसके कुछ जनरल यूजेस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर एंड हो रहा है। इसमें जितनी भी टॉपिक्स बुक में मेंशन थी, कोशिश की गई है कि सारी की सारी कवर हो गई हूँ, और क्लास 11th की ये लास्ट लेक्चर रहेगा। अब क्लास 11 के सारे जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आ रहा है उसमें कुछ चैप्टर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो वो जब ऑफिशियली इंक्लूड हो जाएंगे तो उनके ऊपर भी वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे। तो आप तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।